जय भीम साथियों हाजिर हूँ एक बार फिर से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की अमर पुस्तक जूठन का चौथा भाग लेकर। और साथियों, अगर आप इस कहानी को यहाँ से देखेंगे तो आपको ये कहानी कुछ अनजानी सी लगेगी। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आप जूठन की पूरी कहानी को समझना चाहते हैं तो पिछले तीनों भागों को देखकर इस वीडियो को शुरू करें। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें और पास वाले बेल आइकन को भी दबा दें और लाइक तो अभी के अभी कर दें और दोस्तों और परिचितों के साथ साझा भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की महान कृति जूठन का चौथा भाग। और आगे की कहानी कुछ इस प्रकार है। बस अड्डे से कॉलेज लगभग 1.5 मील की दूरी पर था। आसपास में एक ही इंटर कॉलेज था। बरला के अलावा फलौदा, मांडला, भेसानी, खाई खेड़ी, बसेड़ा, ताजपुर, छपार, नगला, कुतुबपुर आदि गांव के लड़के इसी कॉलेज में आते थे। लड़कियों की संख्या 5-6 से ज्यादा नहीं थी। वे भी संपन्न परिवारों से थी। 1-2 लड़कियां अध्यापकों की थी। लड़कों में भी अधिक संख्या त्यागियों की थी। दलित परिवारों में इक्का दुक्का ही पढ़ने आते थे। बाबूराम त्यागी बरला के ही रहने वाले थे। एक अच्छे शिक्षक थे। उनका स्नेह और मार्गदर्शन मुझे कई बार मिला। अक्सर वाद विवाद में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करते थे। वे हिंदी पढ़ाते थे। मेरी भाषा में उन्होंने कई सुधार किए थे। उन दिनों भाषा में जो रुचि विकसित हुई उसका श्रेय बाबूराम जी को ही जाता है। वे मेरे प्रेरणा स्रोत थे उन दिनों। सन 1962 के जुलाई-अगस्त की बात है। मैं 8वीं कक्षा में पहुंच चुका था। 7वीं कक्षा अच्छे अंकों से पास की थी। पूरी कक्षा के 4 अच्छे विद्यार्थियों में मैं भी एक था। एक दिन मैं घर से स्कूल जाने के लिए कुछ जल्दी ही निकल पड़ा था। घर में कोई घड़ी तो थी नहीं, अंदाज से ही निकलते थे। पक्की सड़क पर स्कूल जाने वाला शायद उस समय मैं अकेला था। मेरे पीछे पीछे सूरजभान तगा का बेटा ब्रजेश आ रहा था। मुझसे उम्र में काफी बड़ा था। उसके कंधे पर एक लंबी सी लाठी थी। शायद खेत पर जा रहा था। मुझे देखते ही उसने कुछ बड़बड़ाना शुरू कर दिया। मैं अनसुना करके चलता रहा। कोठी नहर विभाग का निरीक्षण भवन के पास पहुंचते ही उसने आवाज दी। स्कूल थोड़ी सी दूर रह गया था। अबे चूड़े के, रुक जा। मैंने मुड़कर उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर शैतानी झलक रही थी। मेरे करीब आकर बोला, चूड़े के, तेरे तो सचमुच सींग निकल आए हैं। तू तो बड़ी शेखी में रहता है। तेरी तो चाल ही बदल गई है। बिना उत्तर दिए मैं जाने लगा तो उसने आगे बढ़कर मेरा रास्ता रोक लिया। डांटते हुए बोला, सुना है तू पढ़ने में होशियार है। उसने लाठी का एक सिरा मेरे पेट में गाड़ दिया था। करके हमें भी तो दिखा, तू कितना होशियार है। वह झगड़े पर उतारू था। मैं झगड़े से बचना चाहता था। मुझे चुप देखकर वह फिर गुर्राया, कितना भी पढ़ लियो, रहेगा तो चूड़ा ही। उसने मुझे लाठी से धमकियाया। मैं गिरते गिरते बचा, लेकिन मेरा झोला जमीन पर गिर पड़ा। उसने उस झोले को लाठी में फंसाकर ऊपर उठा लिया और गोल गोल घुमाने लगा। मैं उसके आगे गिड़गिड़ा रहा था, मेरी किताबें गिर जाएंगी, मेरा झोला दे दो, कॉपियां फट जाएंगी। वह नहीं माना और जोर से घुमाकर उसने मेरा झोला दूर फेंक दिया। मैं उठाने के लिए दौड़ा तो वह कहे लगाकर हंसने लगा। मेरा झोला सड़क के किनारे खाई में गिर गया था, जहां पानी और कीचड़ भरा हुआ था। झोला निकालने में मेरे कपड़े भीग गए थे। पाँव कीचड़ में सल गए थे। झोले में किताबें और कॉपियां भीग गई थी, जिन्हें देखकर मुझे रोना आ गया। स्कूल के नल पर मैंने हाथ पांव धोए थे। किताबें कॉपियां धूप में सुखाई थी। मेरा मन बहुत दुखी हो गया था। उस रोज लग रहा था जैसे पढ़ना लिखना अपने हिस्से में नहीं है। लेकिन पिताजी का चेहरा सामने आते ही उनकी बातें याद आने लगती थी। पढ़ लिख कर जाति सुधारनी है। उस रोज किसी भी पीरियड में मन नहीं लगा था। सुबह की घटना रह रहकर कचोट रही थी। लौटकर माँ के सामने पूरी घटना का जिक्र किया तो माँ भी रोने लगी।
पिताजी ने सुना तो वो मरने मारने को तैयार हो गए थे। श्यामलाल चाचा बल्लम उठा लाए थे। वे दोनों उस लड़के को पीटना चाहते थे। बगड़ के बड़े बूढ़ों ने उन्हें शांत किया था। पिताजी की बेबसी को मैं आज भी नहीं भूल पाया हूँ। अबे सोहरो, मारे जाकर 2 अक्षर सीख लेंगे तो थारो क्या बिगड़ जाएगा। बड़ी मुश्किल से बात रफा दफा हुई थी, लेकिन तगाओं के प्रति हमारे बगड़ में विरोध का स्वर उभरने लगा था। बेगार पर जाने से लोग मना करने लगे थे। पिताजी जल्दी ही उत्तेजित होकर चिल्लाने लगते थे। माँ डरती थी किसी झंझट में न फंस जाए। बस्ती से हिरम सिंह, सतपाल सिंह, भिक्खूराम ओमी स्कूल जाते थे। सतपाल और मैं हम उम्र थे। दोनों ने साथ ही स्कूल में दाखिला लिया था। हिरम सिंह 1 साल पीछे थे। ओमी ने बीच में ही स्कूल छोड़ दिया था। सतपाल भी मुझसे 1 साल पीछे हो गया था। सतपाल पढ़ने में थोड़ा कमजोर था। हम लोग बचपन से एक साथ रहे थे। घर भी पास पास ही थे। उसके पिताजी घिस्सा सिखों की तरह पगड़ी बांधते थे, दाढ़ी रखते थे। बोलचाल का लहजा भी उनका बदल गया था। अपने बच्चों के नाम भी उन्होंने सिखों के ढंग से ही रखे थे। सबसे छोटे बेटे का नाम हरनाम सिंह, दूसरे का नाम गुरनाम सिंह, बेटी राजिंदर और सबसे छोटे का नाम सतनाम सिंह, जो आगे चलकर सतपाल हो गए थे। वैसे बस्ती के लोग उसे बंदर कहकर पुकारते थे। इसी तरह हिरम सिंह को सुंडल और मुझे पालना। बस्ती में ओम प्रकाश पुकारने वाला मेरी माँ को छोड़कर और कोई नहीं था। मुझे लोग पिताजी की देखी देखी मुंशी जी भी कहने लगे थे। हिरम सिंह की शादी उस समय हो गई थी जब वह 8वीं की परीक्षा दे रहा था। उसी वर्ष मैंने 9वीं की परीक्षा दी थी। बारात मोरना गई थी। पिताजी के साथ मैं भी बारात में गया था। नए कपड़े पहनकर बारात में जाने की उमंग ही कुछ अलग थी। शादी विवाह की तमाम रस्मों में हिरम के साथ मुझे ही भेजा गया था। शादी के अगले रोज विदा होने से पहले हिरम सिंह को दुल्हन के घर बुलाने एक व्यक्ति जनवासे में आया था। हिरम सिंह के साथ मुझे फिर जाना पड़ा था। दुल्हन के आंगन में हम दोनों एक चारपाई पर बैठे थे। हमारे इर्द गिर्द हंसी ठट्ठा करता लड़कियों का झुंड मंडरा रहा था। मैं उस समय काफी सतर्क था। बड़े बूढ़ों ने खूब अच्छी तरह समझा पढ़ाकर मुझे भेजा था हिरम सिंह के साथ। ऐसे मौकों पर हंसी ठट्ठा करती लड़कियों के चंगुल से बचने के तरीके सिखाए थे सभी ने। लड़कियां बात बात में छेड़खानी कर रही थी। रात के बचे हुए दाल चावल हम दोनों को खाने के लिए दिए गए थे। एक व्यक्ति गले में बड़ा सा ढोल लटकाए खड़ा था। हिरम सिंह की सास और 2-3 स्त्रियां ढोल वाले को चलने का इशारा कर रही थी। उनके साथ हिरम सिंह को सलाम के लिए उन घरों में जाना था जहां उसकी सास काम करती थी। मैंने हिरम सिंह को सलाम के लिए जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया था और चुपचाप उनके साथ जाने के लिए खड़ा हो गया था। मैंने कहा, ठीक है, तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन हिरम सिंह ने आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे अकेला छोड़ दोगे? चलो साथ चलो। इस बात को लेकर काफी किचकिच हो गई थी हिरम सिंह से, लेकिन अंत में मुझे हार कर उसके साथ जाना पड़ा। यार, 1-2 घर जाके जल्दी ही लौट आएंगे। मैं अनमने ढंग से चल दिया था। गर्मी के दिन थे। गलियों में भटकते भटकते दोपहर हो गई थी। हम एक जुलूस की शक्ल में चल रहे थे। सबसे आगे दुल्हन की माँ और 2 स्त्रियां, उनके पीछे ढोल बजाने वाला, फिर हम दोनों, उसके बाद बच्चों का हुजूम। ढोल की आवाज से ज्यादा बच्चों की किलकारियां थी। प्रत्येक घर के सामने खड़े होकर ढोल बजाने वाला जोर से ढोल पीटता था, जिसकी आवाज सुनकर औरतें, लड़कियां बाहर आती थी। हिरम सिंह उन्हें सलाम करता था। वे घूंघट के कोने से हिरम सिंह को ऐसे निहारती थी जैसे हिरम सिंह को चिड़ियाघर से लेकर आए। किसी किसी का व्यवहार बेहद रूखा और अपमानजनक होता था। लेने देने पर दुल्हन की माँ को काफी कुछ कहना पड़ता था, यानी आसानी से किसी के हाथ से कोई कपड़ा या बर्तन नहीं छूटता था। हिरम की सास कहती थी, चौधराइन, मेरी 2-4 लौंडी तो है नहीं जो मेरे और जमाई थारे दरवाजे पे आवेंगे। इज्जत से लड़की को भेज सकूं
ऐसा तो कुछ दो। लेकिन इस गिड़गिड़ाहट का कोई असर दिखाई नहीं पड़ रहा था। कोई कोई तो अजीब मुद्रा में मुंह बनाकर कहते, इन चूड़ों का तो कभी पेट ही न भरता। एक औरत ने हिरम सिंह के हाथ पर 1 रुपए का नोट रखते हुए कहा, अरे तेरा जमाई है तो सोना, काम क्या करे है। हिरम सिंह की सास ने उत्साहित होकर कहा था, पढ़े हैं, 8वीं का इम्तिहान दिया है। पूछने वाली महिला ने आश्चर्य से हिरम को देखा। मैं पास ही खड़ा था। मुझे ऊपर से नीचे देखते हुए उसी सुर में बोली, तू भी पढ़े है? मैंने हाँ में गर्दन हिलाई। तू कौन सी क्लास में है? 9वीं की परीक्षा दी है। उसकी आंखें ताज्जुब से भर गई। तू दिखे तो इससे छोटा। जी मैं इनसे छोटा हूँ। वह थोड़ा रुककर बोली, बरला तो तगाओं का है। जी हाँ, मैंने कहा। चूड़ों के जाकत भी पढ़ने जावे हैं मदरसे में? उसे आश्चर्य हो रहा था। कितना भी पढ़ लो, रहोगे तो चूड़े ही, कहकर उसने अपने भीतर की भड़ास निकाली और अंदर चली गई। जुलूस अगले दरवाजे की ओर चल दिया। प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा था। खड़े खड़े थम भी गए थे। मैंने ढोल बजाने वाले से कहा, भैया कहीं पानी पिलवा दो। उसने हैरानी से मेरी ओर देखा। पानी तो घर जाके मिलेगा। बारात में आने का सारा आनंद किरकिरा हो गया था। पसीने से लथपथ जब हम वापस लौटे तो मैंने जी भरकर पानी पिया। पानी इस तरह पीते हुए देखकर पानी पिलाने वाला बोला, बरले में सूखा पड़ा है क्या? नहीं, सलाम ने मेरा पानी सोख लिया। मेरी बात के मर्म को वह बेचारा अनपढ़ समझा या नहीं, मैं नहीं जानता। मैं चुपचाप एक किनारे पर बैठ गया था, अपनी थकान मिटाने के लिए। सलाम के लिए दर दर भटकने की पीड़ा ने मुझे बेहद थका दिया था। मेरे मन में जैसे कुछ उबल रहा था। दोपहर के खाने में सूअर का मीट और रोटी बनी थी। शराब पीकर कई लोग हो हुल्ला कर रहे थे। नीम के पेड़ तले चारपाइयों पर लोग ऊँघ रहे थे। खाना खिलाने और बारात के विदा करने की गहमा गहमी में मैं एक किनारे चुपचाप बैठा था। मुझे इस तरह बैठा देखकर पिताजी ने पूछा, ऐसे क्यों बैठे हो मुंशी जी? मैंने पिताजी के सवाल का उत्तर देने के बजाय एक सवाल तेजी से दागा, ये सलाम के लिए जाना ठीक है क्या? पिताजी ने मेरी ओर ऐसे घूरा जैसे मुझे पहली बार देख रहे हैं। उन्हें चुपचाप देखकर मेरे मन की उथल पुथल बाहर आने लगी। अपनी ही शादी में दूल्हा घर घर घूमे बुरी बात है। बड़ी जात वालों के दूल्हे तो ऐसे कहीं नहीं जाते। ये दुल्हन बरला जाकर ऐसे ही घर घर जाएगी सलाम करने। पिताजी खामोशी से मेरी बात सुन रहे थे। मुंशी जी बस तुझे स्कूल भेजना सफल हो गया है। तुम्हारी समझ में भी आ गया है। अब इस रीत को तोड़ेंगे। पिताजी ने सचमुच इस रीत को अपने ही परिवार में तोड़ा था। मेरे भाई जनेसर की बारात लक्सर के पास रजोपुर गई थी। पिताजी ने साफ मना कर दिया था, मेरा बेटा सलाम करने नहीं जाएगा। बहन की शादी में भी हमने अपने बहनोई को सलाम पर नहीं जाने दिया था। साफ साफ कह दिया था, जिसे जो भी देना है यहाँ देकर जाए। देखने सुनने में बहुत साधारण सी बात लग सकती है, लेकिन दूल्हा हो या दुल्हन, शादी के पहले ही दिन उनमें हीनता बोध भर दिया जाता है। सलाम पर इसी शीर्षक से मेरी एक कहानी हंस अगस्त 1993 में छपी थी, जिसे राजेंद्र यादव ने ब्राह्मणवाद विरोध की सशक्त कहानी कहा था। सदियों से चली आ रही इस प्रथा के पार्श्व में जातीय अहम की पराकाष्ठा है। समाज में जो गहरी खाई है उसे प्रथा और गहरी बनाती है। एक साजिश है हीनता के भंवर में फंसा देने की। कितनी ही बार दूल्हों को ही नहीं, दुल्हनों को भी बेइंतहा अपमान सहना पड़ता है। गरीब परिवार की अनपढ़ लड़की अजनबियों के बीच आकर वैसे ही गूंगी बनी रहती है। ऊपर से उसे दरवाजे दरवाजे लेकर घूमने पर रही सही कसर भी पूरी हो जाती है। बचपन की कई ऐसी घटनाएं मन के भीतर पसरी हुई हैं, जो अतीत के काले स्याह दिनों की साक्षी हैं। उन दिनों मैं 9वीं कक्षा में था। घर की आर्थिक हालत कमजोर हो चुकी थी। एक एक पैसे के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को खटना पड़ता था। मेरे पास पाठ्य पुस्तकें हमेशा कम रहती थी।
दोस्तों से मांगकर काम चलाना पड़ता था। कपड़ों की भी वही स्थिति थी, जो मिल गया पहन लिया, जो वक्त पर मिल गया खा लिया। उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चूहों के जिम्मे था। जिनके घर में जो काम करता था उनके पशु भी उसी को ही उठाने पड़ते थे। इसके बदले में कोई मेहनताना या मजदूरी नहीं मिलती थी। एक गाय, एक भैंस, एक बैल को उठाने के लिए 4 से 6 लोगों की जरूरत पड़ती थी। जिसका मवेशी मर जाता था उसे जल्दी लगी रहती थी, इसलिए वह बार बार बस्ती में आकर चिल्लाता था। देर होने पर गालियां बकता था। उठाने वालों को इकट्ठा करने में अक्सर देर हो जाती थी। मरे हुए पशु को उठाना बहुत कठिन काम होता है। उसके अगले पिछले पैरों को रस्सी से बांधकर बांस की मोटी मोटी बहियों से उठाना पड़ता है। इतने श्रम साध्य काम के बदले मात्र गालियां। कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं, जहां श्रम का कोई मोल ही नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का एक षड्यंत्र ही था। मरे हुए पशु की खाल मुजफ्फरनगर में चमड़ा बाजार में बिक जाती थी। उन दिनों एक पशु की खाल 20 से 25 रुपए में बिकती थी। आने जाने और मरे जानवर को उठाने वालों की मजदूरी देकर मुश्किल से एक खाल के बदले 10-15 रुपए हाथ में आते थे। तंगी के दिनों में 10-15 रुपए भी बहुत बड़ी रकम दिखाई पड़ते थे। चमड़ा खरीदने वाला दुकानदार खाल में बहुत मीन मेख निकालता था। कट फट जाने पर खाल बेकार हो जाती थी। खाल को निकालते ही उस पर नमक लगाना पड़ता था, वरना दूसरे ही दिन खाल खराब हो जाती थी, जिसे दुकानदार खरीदने से मना कर देता था। एक रोज ब्रह्मदेव तगा का बैल खेत से लौटते हुए रास्ते में गिर पड़ा, उठ नहीं पाया, मर गया। कुछ ही देर बाद ब्रह्मदेव ने हमारे घर आकर खबर कर दी थी। पिताजी और मुझसे बड़े भाई जनेसर उस रोज किसी रिश्तेदारी में गए हुए थे। घर पर माँ, मेरी बहन माया और सबसे बड़ी भाभी रहती देवी ही थी। जसवीर उन दिनों देहरादून में था, मामा के पास। माँ परेशान हो गई थी। बैल की खाल उतारने किसे भेजें? बस्ती में 1-2 लोग थे, लेकिन कोई भी उस समय जाने के लिए तैयार नहीं था। माँ ने चाचा से बात की, वे तैयार हो गए, लेकिन उनके साथ किसी को जाना चाहिए। अकेले से खाल नहीं उतर पाएगी। मैं उस समय स्कूल में था। माँ ने थक हार कर मुझे ही बुला लिया था। मैंने कभी यह काम नहीं किया था। माँ नहीं चाहती थी कि यह काम मुझे करना पड़े, लेकिन खाल बेचकर जो 10-15 रुपए मिलने वाले थे उसे छोड़ पाने की स्थिति में माँ नहीं थी। हार कर माँ ने मुझे चाचा के साथ भेज दिया। मेरे चाचा सोलहर महाकाम चोर थे। बस सारा दिन ढोल ताशों में लगे रहते थे, मेहनत के काम से कतराते थे। माँ को फिक्र लगी थी कि कहीं हमारे पहुंचने से पहले ही बैल पर गिद्ध या जंगली जानवर न टूट पड़े। चाचा ने खाल उतारना शुरू किया। मैं उनकी मदद कर रहा था। चाचा का हाथ धीरे धीरे चल रहा था। पिताजी जैसी कुशलता उनमें नहीं थी। थोड़ी देर बाद ही वे थककर बीड़ी पीने लग गए थे। चाचा ने एक छुरी मेरे हाथ में पकड़ा दी। बोले, धीरे धीरे खाल उतारो, अकेले से तो शाम तक नहीं उतरेगी। छुरी पकड़ते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। अजीब से संकट में फंस गया था। चाचा ने छुरी चलाने का ढंग सिखाया। उस रोज मेरे भीतर बहुत कुछ था जो टूट रहा था। चाचा की हिदायत पर मैंने बैल की खाल उतारी थी। मैं जैसे स्वयं ही गहरे दलदल में फंस रहा था, जहां से मैं उभरना चाहता था। हालात मुझे उसी दलदल में घसीट रहे थे। चाचा के साथ तपती दोपहरी में जिस यातना को मैंने भोगा, आज भी उसके जख्म मेरे तन पर ताजा है। जैसे जैसे खाल उतर रही थी, मेरे भीतर का रक्त जम रहा था। खाल उतारने में हमें कई घंटे लग गए थे। चाचा ने खाल को जमीन पर फैला दिया था। उस पर लगे खून को सूखी जमीन में सोख लिया था। चाचा ने खाल को चादर में बांध दिया था। गठरी उठाकर सिर पर रख ली थी। लगभग 2 मील की दूरी पर हमारा घर था। बोझ के कारण चाचा को तेज चलना पड़ रहा था। मैं हाथ में छुरी पकड़े उनके पीछे पीछे लगभग दौड़ रहा था। बसेड़ा जाने वाली सड़क से हम लोग बस अड्डे के पास पहुंच गए थे। गठरी सिर से उतारकर चाचा ने जमीन पर रख दी थी। यहाँ से आगे तुम ले जाओ, मैं थक गया हूँ। उस रोज
मैंने चाचा से कहा, लेकिन वे नहीं माने। चाचा, बस अड्डे की भीड़ पार करा दो, मेरे स्कूल की छुट्टी का समय है। मेरे स्कूल के साथी यह ले जाते हुए देखेंगे तो वे मुझे बहुत तंग करेंगे। मैंने गिड़गिड़ाकर रुआंसी आवाज में चाचा से कहा था, किंतु वे नहीं पसीजे। गठरी उतार कर मेरे सिर पर रख दी। गठरी का वजन मेरे वजूद से ज्यादा है। मजबूरन उठाकर चलना पड़ा। बस अड्डे की परिचित भीड़ से मैं उस रोज जिस तरह निकला, मेरा ही मन जानता है। एक भय लगातार मेरा पीछा कर रहा था। कोई देख न, कोई सहपाठी न मिल जाए। अगर पूछ बैठा कोई तो क्या बताऊंगा। घर तक पहुंचते पहुंचते मेरी टांगे जवाब दे गई थी। लग रहा था अब गिरा। गांव के किनारे किनारे चलकर लंबा चक्कर काटा था बस्ती तक पहुंचने के लिए। मुझे उस हाल में देखकर मां रो पड़ी थी। मैं सिर से पांव तक गंदगी से भरा हुआ था। कपड़ों पर खून के धब्बे साफ दिखाई पड़ रहे थे। बड़ी भाभी ने उस रोज माँ से कहा था, इनसे ये काम ना करायो, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में न घसीटो। भाभी के ये शब्द आज भी मेरे लिए अंधेरे में रोशनी बनकर चमकते हैं। मैं इस गंदगी से बाहर निकल आया हूँ, लेकिन लाखों लोग आज भी उस घिनौनी जिंदगी को जी रहे हैं। अगले रोज हिरम सिंह के साथ खाल लेकर शहर जाना पड़ा था। पिताजी और जनेसर लौटे नहीं थे। हिरम सिंह का परिवार जानवरों की हड्डियां और खाल शहर में ले जाकर बेचता था। तांगे में खाल को छुपाकर सीट के नीचे रखा था ताकि सवारियों का ध्यान उस पर न जाए। बस में कंडक्टर चढ़ने नहीं देता था। मुसलमान तांगे वाले से हिरम सिंह ने बात कर ली थी। तांगे वाले ने सवारियां जिला अस्पताल के सामने उतार दी थी। वह हमें लेकर चमड़ा बाजार गया। चमड़ा बाजार में चारों तरफ चमड़े के ढेर लगे थे। सूखी हड्डियों के गोदामों से बदबू के तेज झोंके आ रहे थे। सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। खाल 25 रुपए में बिक गई थी। 2 रुपया तांगे वाले ने लिए थे किराए के। शाम होने से पहले ही हम लौट आए थे। बचे हुए पैसे मैंने माँ को दिए तो उसने लौटा दिए। तेरे स्कूल की किताबें नहीं, इनसे जो भी आए खरीद ले। घर का खर्चा तो जैसे तैसे चल ही जाएगा। मैंने माँ से कहा, इसमें से कुछ चाचा को भी दे दो। माँ ने मुझे डांट दिया था, उसका नाम मत लेना, तेरे बापू को आने दे, इसके हाड़ तुड़वाऊंगी। माँ चाचा पर गुस्सा थी। उस दिन से चाचा भी माँ के सामने आने से कतरा रहे थे। मेरे चाचा माँ का आदर करते थे। माँ भी चाहे जितना कड़वा बोले, लेकिन दोनों चाचा सोल्हड़ और श्यामलाल को खूब चाहती थी। उनके निकम्मेपन पर दुखी तो होती थी, फिर भी उनके छोटे से छोटे दुख में साथ खड़ी रहती थी। पिताजी के वे चचेरे भाई थे, लेकिन उन्हें सगा ही मानती थी। पारिवारिक सघनता का एहसास पिताजी से मुझे विरासत में मिला था। एक दिन मामा सुरजन को लेकर अचानक बरला आ गए थे। माँ से उन्होंने कहा था, यो अब नहीं पड़ेगा देहरादून में, इसका रहना ठीक नहीं है, इसकी सोबत खराब हो गई है, यहीं के स्कूल में इसका दाखिला करवा दो। सुरजन का दाखिला 9वीं में हुआ था। सुरजन और मैं 9वीं कक्षा में एक साथ थे। दोनों का सेक्शन भी एक ही था। और दोस्तों, आगे की कहानी अगले भाग में।